स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, बैंकिंग में गैर निष्पादित परिसंपत्ति की क्या भूमिका है? ए, बैंकों के लिए मुनाफा पैदा करना। बी, आर्थिक वृद्धि में योगदान देना। सी, बैंकों की वित्तीय स्थिति का संकेत देना। या डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बैंकों की वित्तीय स्थिति का संकेत देना। तो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए वे ऋण हैं जिन्होंने बैंक के लिए आय प्राप्त करना बंद कर दिया है और वे किसी बैंक की वित्तीय स्थिति का संकेतक हो सकते हैं। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा वर्गीकरण है जिसका सीधा संबंध कर्ज या ऋण या लोन न चुकाने से होता है। जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। उपभोक्ता अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को किस अधिनियम के तहत स्वीकृति मिली थी? ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। सी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। या डी, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपभोक्ता अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं का दोषपूर्ण वस्तुओं, लापरवाह सेवाओं एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं से संरक्षण करना है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही फेम इंडिया चरण 2 योजना किस मंत्रालय के तहत स्थापित की गई है? ए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। या डी, रक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। तो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फेम इंडिया चरण 2 भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण 2 देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की एक योजना है। 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली 3 वर्षों की अवधि के लिए इसका परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए है। फेम इंडिया चरण 2 को 31 मार्च 2022 के बाद 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन की पेशकश करके और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दे को हल करने में मदद करेगी। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुष्ठ रोग, जिसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। 2. यह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र में होने के लिए जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। अतः कथन 1 सही है। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लैष्मिक सतहों और आंखों को प्रभावित करता है। उपचार न किए जाने पर यह रोग प्रगतिशील और स्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक आम है। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो अभी भी 120 से अधिक देशों में होता है।
हर साल 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। यह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र में होने के लिए जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा पोंग बांध झील वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या डी जम्मू एवं कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोंग बांध झील वन्यजीव अभयारण्य स्थान यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह लगभग 307 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। पोंग बांध झील महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। एक मानव निर्मित जलाशय है जो शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्रभूमि क्षेत्र में ब्यास नदी पर पोंग बांध के निर्माण के कारण बना है। 1983 में पूरे जलाशय को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। उत्तरी भारत में सबसे बड़े मानव निर्मित आर्द्रभूमियों में से एक पोंग बांध कई स्थानिक प्रजातियों के साथ साथ प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी आबादी के लिए एक अभयारण्य के रूप में भी कार्य करता है। पोंग बांध झील को नवंबर 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना है। 2, IUNS का उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हाल ही में रॉयल थाई नेवी द्वारा बैंकॉक, थाईलैंड में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया था। यह एक स्वैच्छिक पहल है जो क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करके हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास करती है। अतः कथन 1 सही है। इसकी कल्पना वर्ष 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा एक ऐसे मंच के रूप में की गई थी जो हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। IUNS का उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना 2 साल 2008 से 2010 के लिए अध्यक्ष थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रक्रिया में यह नौसैनिक पेशेवरों के बीच सूचना का प्रवाह उत्पन्न करने का प्रयास करता है, जिससे आगे के रास्ते पर आम समझ और संभवतः सहकारी समाधान प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है। यह महाराजाओं का पूर्व शिकारगाह था। इसका नाम इसके परिसर में स्थित रणथंभौर किले से लिया गया है। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जबकि इसके किनारे स्थित जंगलों का नाम सवाई मानसिंह अभयारण्य और केला देवी अभयारण्य रखा गया था। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने अपने पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ए नई दिल्ली, बी अबू धाबी, सी मास्को, डी दोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अबू धाबी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अबू धाबी में अपने पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया है। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। इसकी स्थापना AIIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2015 में लागू किया गया, जो एक बहुपक्षीय संधि है। समझौते के पक्ष 57 संस्थापक सदस्य में बैंक की सदस्यता शामिल है।
इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसका परिचालन जनवरी 2016 में शुरू हुआ। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? ए स्मृति मंधाना, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा या डी हरमनप्रीत कौर। विकल्प डी हरमनप्रीत कौर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टॉम ब्लंडेल, बेन फॉक्स, हरमनप्रीत कौर, डेरिल मिशेल और मैथ्यू पॉट्स को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया। हरमनप्रीत विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। केंद्र सरकार में खातों को ऑडिट से किस वर्ष से अलग किया गया? ए वर्ष 1961, बी वर्ष 1970, सी वर्ष 1976 या डी वर्ष 1996। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।